बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके जितने महत्वपूर्ण पर्सन होने वाले सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण पर्सन होता है, अल्पकाल एवं दीर्घकाल की लागत वक्रों की व्याख्या कीजिए तथा औसत लागत व सीमांत लागत जो लागत होती है उसके बीच में संबंध स्थापित कीजिए। मतलब अल्पकाल और दीर्घकाल की जो लागत होती है उसकी वक्रों की आपको व्याख्या करनी है तथा औसत लागत क्या होती है और सीमांत लागत क्या होती है, उनके बीच में आपको संबंध स्थापित करना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। तो ये वीडियो आपको पूरा पढ़ाऊं, इससे पहले अगर ये पीडीएफ फ्री में पढ़ना चाहते हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाओगे, फाइल वाले जो आपके सामने सेक्शन, वहां पे जाके सर्च कर लेना इकोनॉमिक्स। ये पीडीएफ फ्री में आपको देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, वहां से जाकर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहो खरीद सकते हो। तो अल्पकाल की आपके सामने लागत कर्व क्या आता है? अल्पकाल की कुछ लागत स्थिर फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं जो उत्पादन से स्वतंत्र होती हैं, जैसे किराया। कुछ लागत वेरिएबल होती हैं जो उत्पादन बढ़ने के साथ बढ़ती हैं, जैसे कि कच्चा माल। मतलब देखो, आपने कंपनी खोली है, एक कंपनी खोली है, आपको मैं कंपनी का मालिक बना देता हूं। आपने क्या किया? कोई कंपनी खोल ली, तो वहां पर दो प्रकार की चीजें होंगी। क्या? एक तो होगी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब आपने क्या किया भाई, जो जमीन, जिस जमीन पे आपने क्या किया, आपने खुद की जमीन नहीं खरीदी, आपने किराए पर ले ली, है ना। और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं अगले 2 सालों तक इसका किराया आपके सामने मान लो 30,000 रुपये दूंगा। समझ में आ गया? फिक्स कर लिया। अब क्या होगा? आपका किराया है ना, वो हमेशा फिक्स रहेगा, जितना लगेगा उतना ही लगेगा। समझ में आ गया? अगले वाला क्या है? अगला खर्चा किस पे होता है? अगला खर्चा होता है आपके सामने, कुछ चीजें होती हैं जिसपे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम ज्यादा हो सकता है आपके सामने। मजदूरों की कीमत हमेशा फिक्स रहेगी। वो कहां पर रहेगी? पहले भी फिक्स थी, 1 साल तक तो कम से कम फिक्स रहेगी, उसके बाद में घटा बढ़ा सकते हो आप, लेकिन 1 साल तक वो फिक्स रहेगी। 1 साल तक आपका किराया भी फिक्स रहेगा। लेकिन कच्चा माल, कच्चा माल क्या है? आप क्या खरीद रहे थे? मान लो कि आप ये जो ब्लॉक आते हैं ना, सीमेंट के ब्लॉक आते हैं, वो बना रहे हो आप, जो घरों में आजकल यूज करने लगते हैं ना, आपके सामने सड़कों में भी जिनको लगाया जाता है, उनका ब्लॉक निर्माण कर रहे हो। अब क्या? सीमेंट की प्राइस बढ़ गई, कभी बजरी की प्राइस बढ़ गई। तो इस प्रकार से कच्चे माल का जो उत्पादन के होता है ना, कच्चा माल है, उसकी प्राइस, उसकी कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं। तो इसको क्या कहा जाता है आपके सामने? वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी चीज होती है, उसकी जो आपके सामने जो प्राइस होती है वो घटती बढ़ती रहती है, उसको वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? इसका अगला पॉइंट है औसत लागत, एवरेज कॉस्ट। अल्पकाल में एवरेज कॉस्ट का वक्र हमेशा किस आकार का होता है? आपके सामने यू आकार का होता है। मतलब सबसे कम समय में जो एवरेज कॉस्ट का जो आकार होता है वो यू आकार का होता है। पहले घटता है और फिर बढ़ता है। मतलब क्या होगा? पहले उसका मान घटेगा, पहले जो एवरेज कॉस्ट का मान है वो घटता है, और फिर वो क्या होता है? आपके सामने बढ़ता है। मतलब मैं समझाऊं आपके सामने, जितना पैसा लग रहा था ना, पहले आपके सामने धीरे धीरे घटेगा, फिर धीरे धीरे और ज्यादा लगना शुरू हो जाता है। हासमान प्रतिफल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का नियम के कारण ये ऐसा होता है। किसके कारण? आपके सामने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, मतलब धीरे धीरे आपके सामने क्या, रिटर्न घटते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले भाई आपके शुरुआत में खर्चे ज्यादा लगेंगे तो आपको पैसा कम कमाएंगे, फिर धीरे धीरे आप और कमाने लग जाओगे तो पैसा आपका बढ़ने लग जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाला है दीर्घकाल का लागत वक्र क्या होता है? दीर्घकाल का लागत वक्र क्या होता है? दीर्घकाल वो समय होता है जब सभी लागत परिवर्तित होती हैं, उत्पादन अपनी फैक्ट्री का आकार बदल सकती है। मतलब अब क्या हुआ? पहले आपने जो फैक्ट्री के मालिक थे, अब आप क्या, एक प्लाट चलता था पहले आपका, समझ आ गया? अब आपका एक प्लॉट बहुत शानदार चला, आपने बहुत सारे पैसे कमाए, अब आपने क्या किया, एक प्लाट और खरीद लिया। समझ में आ गया? तो अब क्या होगा? आपके सामने सारी सारी की चीजें, आपका जो किराया है भाई, पहले 30,000 लगता था, अब हो सकता है आपने नई जगह, तगड़ी जगह खरीदा, आपके सामने ऐसी जगह जो बाजार में है एकदम, तो 50,000 रुपये किराया लगेगा आपका, वो बढ़ गया। बाजार जो मजदूर है वो और ज्यादा तगड़े लेकर आ रहे हो आप, बढ़िया, जिनको और ज्यादा स्किलफुल है वो और ज्यादा पैसे लेंगे, कच्चे माल की कीमतों में भी पैसे लग रहे हैं। तो दीर्घकाल वो लंबा समय होता है जिसमें क्या होता है? आपके सामने 10-15 साल में अगर आप चीजों को देखोगे तो हर चीज में पैसा बदल जाता है। पहले वाली आपकी पहले वाली फैक्ट्री थी, उसकी क्या हो गया आपके सामने भाई? 1 साल पहले जो किराया 10,000 लगता था, बढ़ा के उसने 15,000 कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बढ़ गया, मजदूरों की कॉस्ट भी बढ़ गई। तो लंबे समय में वो समय काल होता है जब सारी की सारी चीजें क्या होती है? बदलती हैं। कभी भी जो लागते हैं, और भाई जितना पैसे का प्रोडक्ट बेचते थे वो भी आपके सामने अब ज्यादा पैसे का बेचने लग गए आपके सामने। एलएसी वक्र, ये यू आकार का होता है और ये अधिक स्पष्ट होता है। मतलब लंबे समय का बात करें तो ये अधिक सपाट इस प्रकार का होगा।
समझ में आ गया आपके सामने। पहले चीजें थोड़ी सी आप वही कमाई घटेगी, फिर थोड़ा कांस्टेंट चलता है, फिर आपके सामने बढ़ती है। ये एलएसी वक्र अल्पकाल में कई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट वक्रों को भी घेर के रखता है। इसमें क्या होता है आपके सामने, कई आपके सामने ऐसी शॉर्ट रन के जो एवरेज कम, भाई जो पहले 5 साल का जो एवरेज कर्व था उसको घेर लिया, 10 साल का, 15 साल का, इस प्रकार से जो कई शॉर्ट रन के जो एवरेज कॉस्ट वक्र होते हैं उनको भी अपने अंदर घेर कर रखता है। लिफाफा कर्व के नाम से जाना जाता है इसको, इनवेलप कर्व के नाम से जाना जाता है। क्यों? ऐसे वाले रूप में होता है, ज्यादा बड़ा, थोड़ा चौड़ा सा, है ना। इसका सपाट नीचे वाला सतह ज्यादा सपाट देखने को मिलती है। कारण क्या होगा? एलएसी वक्र पहले पैमानों की बचत, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के नीचे आता है, फिर पैमानों की हानियों को ऊपर लेकर आता है। तो ये पहले बचत को नीचे लेकर आएगा, फिर जो आपके सामने आने वाली जो पैमाने उनको ऊपर लेकर आता है। समझ में आ गया भाई? ये सारी की सारी चीजें आपके सामने वक्र वगैरह वाले कॉन्सेप्ट है, तो इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। सीमांत लागत, एवरेज जो कॉस्ट क्या होती है, एक अतिरिक्त इकाई में उत्पादन की लागत जब औसत लागत से अधिक हो, मतलब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होती है, तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है आपके सामने, मतलब मार्जिनल कॉस्ट कम होती है एवरेज कॉस्ट से, मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या, जितना पैसा बच रहा हो तो एवरेज कॉस्ट घटती है। जब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होगी तो एवरेज कॉस्ट क्या होगी, बढ़ती है। जब मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी, तो एवरेज कॉस्ट क्या, बढ़ती है। और जब बराबर होती है तो आपके सामने क्या होता है, न्यूनतम बिंदु पर चली जाती है। तो यह समझ लो आपके सामने मार्जिनल के बीच में, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में जो संबंध ऐसे चुपली वाला हो तो ये घटेगी, ऐसे वाला मुंह खोल रखा हो इसने मतलब बढ़ने वाला तो बढ़ती है, और जब आपके सामने बराबर होती है तो न्यूनतम बिंदु पर चली जाती है। मार्जिनल वक्र हमेशा एवरेज वक्र के न्यूनतम बिंदु से नीचे की ओर काटता है। तो मार्जिनल जो वक्र होता है ना, वो हमेशा एवरेज वक्र को उसका जो सबसे निचला बिंदु होता है ना वहां पर जाकर काटता है। उदाहरण के लिए आपकी कक्षा में औसत 70% है, नए विषय में 80% आते हैं, तो एवरेज भी बढ़ जाएगा। इसका अर्थ यही है, देखो मैं आपके सामने अच्छे से समझाऊं। जब क्या होता है मार्जिनल, जो आपके सामने मार्जिनल मतलब क्या होगा, जो नया सब्जेक्ट, नया विषय जोड़ा, उसमें कितनी प्राइस बढ़ रही है। तो अगर कोई नई चीज जुड़ी, सीधा सिद्धांत देखो, आपके सामने क्या हुआ, पहले आपके पास क्या हुआ, 10 रुपए थे, समझ में आ गया, और आपको क्या था, 10 रुपए थे, आपको 5 व्यक्तियों को देने थे, समझ में आ गया। तो आप कितने दे सकते थे, हर व्यक्ति को 2 दे सकते थे। ये एवरेज कॉस्ट होती है भाई, है ना। कितनी पैसे आपके पास है, कितने लोग हैं, तो एवरेज निकल जाता है, हर व्यक्ति के पास 2-2 रुपए आ जाएंगे, समझ में आ गया। अब आपके पास क्या हुआ, आपने एक और व्यक्ति को जोड़ा, लेकिन एक और व्यक्ति के जोड़ने की वजह से आपने क्या कर दिया, आपकी कमाई बढ़ी और आपके पास अब 30 पैसे हो गए, समझ में आ गया। तो अब आप किसी व्यक्ति को कितना दोगे, आपके सामने 5 रुपए एक्स्ट्रा दोगे, समझ में आ गया। तो अगर एक नया मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है तो उसे एवरेज कॉस्ट में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है आपके सामने। अब मुझे उम्मीद है आपके सामने इस उदाहरण के साथ चीजों आपके सामने समझ में आ गई। अगर एक कक्षा का औसत 70% था, एक नया सब्जेक्ट जुड़ा जिसमें बच्चों के 80% से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो आपका एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, एवरेज नंबर है वो बढ़ जाएगा। तो यह था अल्पकालीन व दीर्घकालीन में लागत वक्रों की व्याख्या बताई मैंने। एवरेज कॉस्ट व सीमांत वक्र के बीच में क्या संबंध था उसके बारे में भी विस्तार से देखा अपन ने। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, परिवर्ती अनुपात नियम क्या होता है, उसकी व्याख्या रेखा चित्रों की सहायता से कीजिए। मतलब परिवर्ती अनुपात नियम क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल क्या होता है, उसकी व्याख्या आपको रेखा चित्रों की सहायता से करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, इसको विस्तार से देखेंगे अपन। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, अगर जो ये पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, अगर आपको इसको फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आपके सामने फाइल वाले सेक्शन में जाकर क्या कर सकते हो, इकोनॉमिक्स सर्च कर लेना। क्या इकोनॉमिक्स, ये जो स्पेलिंग लिख रहा हूं यहाँ पर, यही सेम टू सेम सर्च कर लेना। बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी, जाकर पढ़ लेना। साथ के साथ अन्य वीडियो देखना चाहते हो इस पेपर से संबंधित, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से जाकर आपके सामने अन्य वीडियो भी फ्री में आपको मिल जाएंगे। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपके सामने फ्लिपकार्ट मंत्रा से जो मैंने टैग कर रखा, उससे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। परिवर्ती अनुपात का नियम क्या होता है? परिवर्ती अनुपात का नियम क्या होता है? यह नियम अल्पकाल शॉर्ट रन में लागू होता है। यह बताता है कि एक कारक जैसे श्रम,
स्थिर कारक जैसे भूमि या मशीनरी के साथ बढ़ाया जाता है तो उत्पादन किस तरीके से बदलाव आता है। ये नियम उत्पादन की 3 अवस्थाएं दिखाता है आपके सामने। कैसे अवस्थाएं दिखाएगा? 3 दिखाएगा। मतलब भाई अब मैं आपके सामने एक उदाहरण आपको आप लगभग बच्चे किसी किसानों के बच्चे हो आप लगभग, तो अब आपके सामने क्या होगा? आपके पहले एक जमीन थी, समझ में आ गया? आपके सामने पहले क्या थी? एक जमीन थी, आपके घर पर एक जमीन थी और उस जमीन में क्या था? कुल उत्पादन कितना हुआ करता था? मान लो आपके सामने आप 10 बोरी उगाया करते थे 1 बीघा के हिसाब से। मान लो यार कोई उदाहरण, मतलब 10 बोरी तो कहीं नहीं होती, मान लो 4-5 बोरियां तो शायद हो जाती हैं आपके सामने गेहूं की, एक बीघा की बता रहा हूं मैं, है ना। अब आपके सामने क्या क्या इस प्रकार से आपके 4 बीघा जमीन थी, समझ में आ गया? तो कितनी 20 बोरियां हुआ करती थी। अब आपने क्या करती जमीन को बढ़ा दिया भाई, 10 बीघा जमीन कर ली, है ना। और आपने क्या किया? अब आपको पहले 5 मजदूर रख रखे, आपने घर में 4 जने थी, है ना, तो 4 मजदूर 5 बीघा में 4 लोग आप मिलकर खेती कर लिया करते थे। अब आपकी 10 बीघा जमीन हो गई तो आपको क्या एक मजदूर एक्स्ट्रा लगाना पड़ा। इससे क्या आपके सामने इस बार उत्पादन बढ़कर कितना हो गया आपके सामने? 50 हो गया आपके सामने। कितना? 50 बोरी हो गई। इस बार फसल वगैरह भी अच्छी हुई तो 50 बोरियों का आपने उत्पादन किया, कुल उत्पादन भी आपका बढ़ा। तो यही सिद्धांत आपको यही बताएगा शॉर्ट टर्म में अगर आप अपना श्रम बढ़ाते हो, मतलब कोई मजदूरों को बढ़ाते हो और अन्य कारक जैसे कि भूमि और मशीनरी को भी साथ साथ बढ़ाया जा सकता है, तो उत्पादन किस तरीके से बढ़ता है उसको क्या कहा जाता है? परिवर्ती अनुपात के नियम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? परिवर्ती अनुपात के नियम के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल कितनी अवस्थाएं होती है भाई? 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था क्या होती है आपके सामने? बढ़ती इंक्रीजिंग रिटर्न्स। कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्शन बढ़ती दर के साथ बढ़ता है। मतलब आपके साथ मजदूर बढ़ाए आपने क्या किया? मजदूर भी बढ़ाए, भूमि भी बढ़ाई, है ना, और व्यवस्था भी बढ़ाई, तो क्या होगा आपके सामने? टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा। मार्जिनल प्राइस क्या होगा? एमपी तेजी से बढ़ता है और फिर अधिकतम होकर घटने लगता है। समझ में आ गया आपके सामने? क्या होता है? मार्जिनल प्राइस हो गया, मतलब आप मैक्सिमम प्राइस कितना कमा सकते हो वो भी बढ़ता है, एक समय तक पूरा ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा? घटना शुरू हो जाएगा। औसत उत्पादन क्या होता है? वो भी बढ़ता रहता है। औसत उत्पादन भी हर प्रोडक्ट का बढ़ता रहेगा आपके सामने। घटती बढ़ती, टोटल प्रोडक्शन घटता है, दर से बढ़ता है और अधिकतम होता है, और उत्पादन आपके सामने इस अवस्था में रहता है। मतलब टोटल प्रोडक्शन घटती दर से बढ़ता है। मतलब पहले क्या हो रहा? हर साल पहले क्या होता? हर महीने आप 10 लाख रुपए 10,000 प्रोडक्ट्स 10,000 चीजें अलग ज्यादा बना रहे थे। अब आपने क्या कर दिया? बना तो रहे हो लेकिन 2,000 चीजें ही एक्स्ट्रा बना पा रहे हो। समझ में आ गया आपके सामने? तो क्या रहा? टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है लेकिन क्या जो पहले जितना बढ़ रहा था ना उतना नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे अब क्या होगा? कम होने लगा। अब आपके सामने आपको पता है भाई, आपका जो खेत है वो हर बार आपके सामने 5 बोरी नहीं करके देगा, कभी एक टाइम बाद में उसका क्या हो जाएगा? धीरे धीरे उसकी उत्पादकता भी कम हो जाएगी। तो इससे क्या? टोटल प्राइस जो मार्जिनल प्राइस होती है वो घटता है और शून्य हो जाता है जब टोटल प्रोडक्शन अधिकतम हो। जब टोटल प्रोडक्शन कोई भी चीज का जब मैक्सिमम हो जाएगा कोई कंपनी में, तो क्या हो जाएगा? मार्जिनल प्राइस घट जाएगा और एवरेज प्राइस भी क्या होता है? आपके सामने घटना शुरू कर देता है। ये एपी मतलब क्या होता है आपके सामने? एवरेज प्राइस। ऋणात्मक वृद्धि, जब टोटल प्रोडक्शन धीरे धीरे अब क्या होगा? गिरने लग गया। तो कोई भी कंपनी है भाई, उसका कोई भी कंपनी मान लो उसका पीक आता है, पीक के बाद में क्या हो जाता है भाई? उसका टोटल प्रोडक्शन गिरने लग जाता है, तो उससे क्या होता है? उसकी मार्जिनल प्रोडक्शन भी क्या होता है? घटने लग जाता है और एवरेज प्राइस भी घटने लग जाता है। देखो सीधी सीधी बात बताऊं, देखो जब चीजें बढ़ेंगी ना, पहला क्या? उत्पादन बढ़ेगा तो उससे जो सीमांत उत्पादन है, मार्जिनल प्राइस है, वो भी बढ़ेगा और अधिकतम होने तक बढ़ेगा। समझ में आ गया? इतना याद कर लो, एवरेज प्राइस भी बढ़ेगा। अब क्या हुआ आपके सामने? अब आपका क्या हुआ? प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है लेकिन जितना पहले बढ़ना चाहिए था ना उतना नहीं बढ़ पा रहा है। तो इससे क्या होगा? मार्जिनल प्राइस भी घटेगी और एक टाइम बाद में जब टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा तब शून्य हो जाएगा और एवरेज प्राइस भी घटना शुरू हो जाती है। तो चीजें तो बढ़ रही हैं लेकिन क्या प्रोडक्शन पहले जितना घट रहा था तो मार्जिनल और एपी घट जाएगी। तो इनमें और इनमें दोनों में नेगेटिव ही रहता है। अगला क्या? ऋणात्मक वृद्धि में टोटल प्रोडक्शन गिरने लग जाएगा तो मार्जिनल प्राइस भी घटने लग जाती है और एवरेज प्राइस भी घटने लग जाते हैं। व्याख्या की बात करें, व्याख्या क्या होती है आपके इसके अंदर? प्रथम अवस्था, श्रम की इकाइयों बढ़ने से बेहतर तालमेल व विशिष्टीकरण आता है और इससे उत्पादन तेजी से बढ़ता है। मतलब भाई पहले आपकी कंपनी में क्या होना चाहिए था? आपके सामने 10 मजदूर की जरूरत थी और आपके कितने लगे हुए थे? 7 ही लगे हुए थे।
तो उसने क्या कर दिया, अब आपने 3 मजदूरों को और लगा दिया, तो इससे क्या हुआ, अब आपका काम तेजी से होने लग गया। भाई पहले आपके पास एक दुकान थी और उस दुकान में कितने लोगों की जरूरत थी, 10 लोगों की, लेकिन आपने पैसे बचाने के चक्कर में 7 ही लोगों को लगा रखा था। कितने लोगों को लगा रखा था, 7 ही टोटल लोगों को लगा रखा था, ताकि आपने क्या दिमाग लगाया कि ज्यादा से ज्यादा पैसे बचा लेंगे। तो इससे क्या हुआ आपके सामने, जो आपको पैसे तो बचते थे आपके, लेकिन आपको जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था उतना आप नहीं कर पाते थे। अब आपने 3 और बढ़ा दिए, टोटल 10 कर दिए। अब क्या सबका काम डिसाइड हो गया, जिसको जो काम करना चाहिए था वो काम सबका डिसाइड हो गया। तो इससे क्या होगा आपके सामने, श्रम की इकाइयां बढ़ती हैं और इससे तालमेल बढ़िया होता है और विशिष्टीकरण आता है और उत्पादन क्या होता है, तेजी से बढ़ने लग जाता है। तो श्रम की इकाइयां बढ़ने लगी, लोग बढ़े, तो सबका काम फिक्स हो गया, सबको जो काम करना चाहिए था वो करने लगे और उत्पादन भी क्या हो गया, तेजी से बढ़ा। समझ में आ गया। द्वितीयक अवस्था कैसी आपके सामने, स्थिर कारक, मशीनों पर जब अधिक श्रम लगने लगता है, मशीनों का कुल उपभोग तो हो रहा है, लेकिन भीड़ के कारण सीमांत उत्पादन कम हो जाता है। मतलब मशीनों पर अब अधिक श्रम लगने लगा, मतलब आपके सामने क्या हो गया, बहुत ज्यादा लोग जोड़ दिया अब आपने, मतलब आप आपके और ज्यादा समझदार। अब आपको क्या लगा, और 3 बढ़ाने से मेरे और पैसे की कमाई हो रही है, तो मैं 2 और बढ़ा लेता हूं, लेकिन क्या 2 लोगों की जरूरत ही नहीं थी। तो इससे क्या, जितना प्रोडक्शन हो रहा था ना, अब थोड़ा सा क्या मिसअंडरस्टैंडिंग फैलने लगी। अब क्या होगा, एक आदमी जो आपने 2 एक्स्ट्रा लगाए ना, वो खड़े रहते थे, या फिर आपके सामने एक आदमी काम चोरी करने लग गया, तो उसको दूसरे को लगे ये काम नहीं करता, मैं क्यों करूं। तो इससे क्या, आपके सामने भीड़ बढ़ने लगी, जितना उत्पादन होना चाहिए था उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है आपके सामने। इससे क्या हो जाता है, जो सीमांत उत्पादन, जितना उत्पादन होना चाहिए था वो कम होना हो जाता है। इसको यह उत्पादन का तर्क संगत क्षेत्र होता है। अगला तृतीयक अवस्था, अत्यधिक श्रम लगाने से यह स्थिर कारक मशीन बाधा बनने लगती है और श्रमिक एक दूसरे के काम में, मतलब क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग है ना, अब आपने और 2 हायर कर लिए, कि आपको लगा कि अरे ये इन 2 को हटाते हैं, 3 और एक्स्ट्रा लेकर आते हैं। अब क्या जाएंगे, एक दूसरे के काम में बाधा करना शुरू कर देंगे, जिससे जो उस उत्पादन बढ़ना चाहिए था आपके सामने, ज्यादा लोग जुड़ने से ज्यादा काम बढ़ना चाहिए था, लेकिन भाई आपने क्या गलती की, आपने मजदूरों को बढ़ाया। आपको मजदूरों को नहीं बढ़ाना था, आपको मजदूर बढ़ा रहे हो तो साथ के साथ आपको एक प्लाट और खरीदना चाहिए था काम करने के लिए। समझ में आ गया, जिसमें आप और पैसे लगाते और मशीनें लगाते, ताकि क्या वो 2-3 मजदूर जिनकी जरूरत थी वो भी वो वहां पर काम कर लेते। समझ में आ गया आपके सामने। तो यह है कि अत्यधिक श्रम लगाने से ज्यादा पैसा नहीं कमाया जाता। ज्यादा पैसा कैसे कमाते हो, और ज्यादा कारकों पर भी काम करके कमाते हो। समझ में आ गया। तो ये था आपके सामने पूरा का पूरा जो प्रवर्तित अनुपात का सिद्धांत। कैसा लगा आपको वीडियो, जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।